जी अस्सलाम वालेकुम dear students. I hope all of you are fine. In this video, we will talk about the chapter number 7, which is risk and return. Basically, these two terminologies are interlinked whenever we are talking about any business decisions. That whenever we are going to make an investment, we always check what is the associated return, what is the associated return with that investment, and what is the risk associated with that investment. A general phenomena or a general phrase normally we use in any business in our business discussions is higher the risk, higher will be the return, and lower the risk, lower will be the return. It means that whenever we are making an investment, if we are getting high return, we have to take high risks, and if we don't want to take any risk, then automatically we will get lower returns. But question arises that how we will get or how we will measure that risk and that return. That will be the discussion there, that will be the point of discussion in our today's lecture. So quickly moving to the chapter outline. Basically in this chapter we will first of all we will talk about the basic definition, we will define the return, and then we will define the risk. And after that, there are two categories of the risk and returns. Number one is the actual risk and actual return, then the expected risk and expected return. So we will discuss in detail about these terminologies, and we will also learn how to calculate the actual risk and actual return and expected risk. तो बेसिकली अगर हम इसके फर्दर हम इसको एलेबरेट करने करें इन इजी वर्ड्स में, तो जब भी हमने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हमने देखना होता है कि उस इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न क्या रिसीव होगा ओवर द टाइम पीरियड, और हमें कितना रिस्क फेस करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं जी हायर जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न हमें जनरेट होगा। तो ये रिस्क और रिटर्न कैलकुलेशन कैसे की जाती है? अच्छा, दो तरह का रिस्क और रिटर्न होता है जो जनरली हम जो हमने कैलकुलेट करना है, जिस पे हम हमारा इस चैप्टर में फोकस है। नंबर वन हमारा होता है एक्चुअल रिटर्न, कि हमने जब भी किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमने फॉर एग्जाम्पल आज इन्वेस्टमेंट कर दी है, एक साल के बाद हम अपना कैलकुलेट करेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी थी, हमें बेनिफिट कितना मिला, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसका एसोसिएटेड रिटर्न रिस्क भी कैलकुलेट हो जाएगा। एक होता है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? जो बिफोर मेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट, वेन एवर वी आर इन द decision making phase, when we are in the planning phase, then we will decide or we will calculate the expected return, the return we are expecting from that investment for for a specific time period. तो उसका हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द फोरकास्टेड वैल्यूज। तो फोरकास्टेड रिटर्न फोरकास्टेड वैल्यू पे हमें टोटल कितना रिटर्न जनरेट होगा, तो वो हम देखेंगे, और उसका एसोसिएटेड रिटर्न रिस्क कितना होगा। तो ये दो होगा। तो एक्चुअल रिटर्न क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हम कैलकुलेट करते होते हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने एट द स्टार्ट ऑफ मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट हम वो कैलकुलेट करेंगे कि वो स्टार्ट में हमारा कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है और कितना उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है। तो ये चारों के चारों हमने आज की डिस्कशन में हमने देखनी है, और फिर हम इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं कि हमने जो एस्टिमेट किया था वेदर वी हैव अचीव्ड दैट गोल और नॉट। फॉर एग्जांपल अगर हमने इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमने एस्टिमेट या फोरकास्ट किया था कि हमें 10% रिटर्न होगा, और साल के बाद हम फिर उसका एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, फिर उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, वहां से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो फोरकास्टेड वैल्यूज है वो कितनी एक्यूरेट है, कितनी हमारी जो फोरकास्टिंग है वो एफिशिएंट है। तो अगर हमारे क्लोज क्लोज रिजल्ट आए तो इसका मतलब है हमने जो प्लानिंग की थी वो अच्छे से हमने उसकी जो हमने प्लानिंग की थी, दैट वी हैव अचीव्ड द डिजायर और टारगेटेड रिजल्ट्स। तो क्विकली मूविंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिटर्न। रिटर्न बेसिकली this is very simple definition, you can see over there, you can find out this sort of definition in any financial management book. तो बेसिकली हमने अगर रिटर्न को डिफाइन करना है तो इनकम रिसीव्ड, इट इज बेसिकली द इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस any change in the market price, usually expressed as a percent of the beginning market price of the investment. तो ये एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसको आसान इजी लैंग्वेज में या आसान अल्फाज में हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी हम किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ हमारी सारी बात है कॉस्ट होती है। कॉस्ट मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो जिस शेयर प्राइस पे हम शेयर परचेज करेंगे दैट विल बी आवर कॉस्ट। अब उसके अगेंस्ट या उस कॉस्ट के अगेंस्ट हमें फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट जनरेट हो रहे होते हैं। बेनिफिट एक उसमें रिटर्न कौन सा जनरेट हो रहा होता है? नंबर फर्स्ट, बेसिकली हम कोई ग्रेजुअल
या पीरियोडिक रिटर्न जनरेट हो रहे होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ, या रिसीव होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड इनकम, तो हमें वो पीरियोडिक या ग्रेजुअल हमें मिलता ही रहती है ओवर द टाइम पीरियड। और कुछ हमें हमें होता है कैपिटल गेन की फॉर्म में हमें रिसीव होते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट शेयर। हमने फॉर एग्जांपल शेयर परचेज किया 50 रुपीज का, 2 साल के बाद हमने उसको सेल आउट करना है 70 का, फॉर एग्जांपल उस टाइम सेल प्राइस मार्केट प्राइस चल रही थी जिसका हमने सेल किया, ठीक है। तो वो जो 20 रुपीज का डिफरेंस है बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस प्राइस वो भी तो एक तरीके का हमारा रिटर्न होता है। तो किसी भी शेयर्स की स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो शेयर्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं तो उसमें हमें दो तरह का रिटर्न जनरेट होता है, एक तो पीरियोडिक रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और एक हमें वो मिलता होता है कैपिटल गेन की फॉर्म में मिलता होता है। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें बेनिफिट मिलते हैं। तो बेसिकली अगर हमने रिटर्न कैलकुलेट करना है, रिटर्न इज बेसिकली दी परसेंटेज और द रेशियो ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, कि जो बेनिफिट्स हमें रिसीव हो रहे हैं और उसकी कॉस्ट हमें कितना पे कर रही है, पे हमने की थी, तो उन दोनों की जो रेशियो होगी या उन दोनों का जो इंडेक्स वैल्यू होगी, दैट विल बी द रिटर्न। अगर और उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें परसेंटेज रिटर्न का पता चल जाता है। तो अगर हम सिंपली अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स की केस में हमें डिविडेंड मिलेगा फॉर स्पेसिफिक। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम 2020 का अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिटर्न, 2022 का कर रहे हैं या 2020 का कर रहे हैं, तो जिस साल का कर रहे हैं उस साल में डिविडेंड कितना मिला, प्लस हम करेंगे अगर हमने उसकी बाइंग एंड सेलिंग प्राइस को देखना है, उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, करंट ईयर्स प्राइस माइनस प्रीवियस ईयर्स प्राइस। तो पीटी हमारा क्या होगा, करंट ईयर्स प्राइस, और जी पीटी माइनस वन क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर प्राइस। तो अगर 2020 हमारा टी है, टाइम पीरियड 2020 है, उसमें से वन माइनस करेंगे तो 2019 हमारी प्रीवियस ईयर की प्राइस बन जाएगी। तो वहां से अच्छा, ये जो कैपिटल गेन है ना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइस बढ़ती है, प्राइस कम भी तो होती है समटाइम्स, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है हमारे ओवरऑल बेनिफिट पे। डिविडेंड तो ऑटोमेटिकली हमें पता है डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या तो इसकी वैल्यू होगी या इसकी वैल्यू जीरो होगी, अगर नहीं मिलेगा तो वैल्यू जीरो होगा। लेकिन जो प्राइस है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर तो इंक्रीज हुई है ओवर द टाइम पीरियड तो फिर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, अगर डिक्रीज हुई है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो अगर अगर हम नॉमिनेटर की बात करें तो नॉमिनेटर में हमारे सारे के सारे बेनिफिट आ जाते हैं, दोनों जो हमने ऊपर देखी, इनकम रिसीव्ड विच इज डिविडेंड इनकम एंड चेंज इन मार्केट प्राइस विच इज द बाइंग एंड सेलिंग प्राइस। अगर हम प्रैक्टिकली डाटा की बात करें तो प्रैक्टिकली अगर हमने किसी ईयर का हमने कैलकुलेट करना है रिटर्न, तो हम उसकी बिगिनिंग और एंडिंग प्राइसेस हम ले लेते होते हैं किसी भी ईयर्स की। किसी भी अगर 2020 की अगर हमने कैलकुलेट करना है रिटर्न, तो हम देखेंगे 2020 की बिगिनिंग प्राइस क्या आती है जिस डेट को भी हमें हमने जो शेयर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, और उसकी एंडिंग उस साल की जो एंडिंग प्राइस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो पीटी हो जाएगी, और जो प्रीवियस प्राइस हो जाएगी बिगिनिंग प्राइस वो पीटी माइनस वन हो जाएगी। और डिविडेंड हमें, अच्छा ये दोनों वैल्यूज हमें मिलेगी कहाँ से, ये दोनों के दोनों वैल्यूज हमें, जो डिविडेंड की वैल्यू है वो हमें नॉर्मली अवेलेबल होती है कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में हमें ये वाली वैल्यू मिल जाती है कि इस साल कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया। और जो करंट ईयर प्राइस और प्रीवियस ईयर प्राइस है वो हमें मिलेगी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से हमें मिलेगी। स्टॉक एक्सचेंज में सारा का सारा हिस्टोरिकल डाटा होता है। आगे किसी और लेक्चर में हम हिस्टोरी जो स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से वैल्यूज को हमने एक्सट्रैक्ट करना होता है वो उस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसकी रिटर्न की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो नॉमिनेटर में हमारे टोटल बेनिफिट्स आ जाएंगे, डिवाइड हमारी कौन सी होगी, जो बाइंग प्राइस होगी, जो प्रीवियस ईयर प्राइस होगी वो पीटी माइनस वन। तो ये सारी की सारी हम वैल्यूज हम कैलकुलेट करके तो हम इस फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रिटर्न की कैलकुलेशन आ जाएगी, कितने रेशो में हमें कितना रिटर्न आया, और हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो परसेंटेज रिटर्न हमें पता चल जाएगा। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो डाटा मैंने आपको बताया कि किस तरह से कैलकुलेट होगा, डिविडेंड की वैल्यू एनुअल रिपोर्ट से मिलेगी, और जो प्राइसेस की वैल्यूज है वो हमें मिलेंगी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से। और अगर हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम्स में ये दोनों वैल्यूज में दी जाती हैं क्वेश्चन में। तो हमने सबसे पहले तो ये बेसिकली तीन वैल्यूज है, तीनों वैल्यूज को हमने लोकेट आउट करना है, फाइंड करना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहाँ पे दिख रहा है। तो वहां से फिर हम देख के हमने इसमें इंसर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जस्ट फॉर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न अगर हमने कैलकुलेट करना है तो ये छोटी सी एग्जांपल है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, जस्ट टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेशन। हमें क्या बता रहा है जी, हमें बता रहा है जी स्टॉक प्राइस ऑफ द स्टॉक ए वाज $10 पर शेयर 1 year ago. The stock is currently trading at $9.5 per share, and the shareholder just received
a $1 डिविडेंड, व्हाट द रिटर्न वाज अर्नड ओवर द पास्ट ईयर, हमने कितना रिटर्न जनरेट किया। तो हम यहाँ पे हम लोकेट आउट करते हैं जो तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। नंबर वन, हमें चाहिए इसमें डिविडेंड चाहिए रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। तो डिविडेंड देखें, डिविडेंड की वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी गई है विच इज $1। नंबर सेकंड, हमें चाहिए करंट ईयर प्राइस हमें चाहिए, तो करंटली वो कितने पे ट्रेड हो रहा है, 9.5 पे हो रहा है, ये पे क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर चाहिए, तो प्रीवियस ईयर की प्राइस ये वाली बता दी है, 1 ईयर अगो कितनी प्राइस थी, $10। अब इसका मतलब है एक साल के अंदर ये वैल्यू उसकी कम हुई है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो एनी हाउ हमने ये तीनों की तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर लेंगी, कर ली हैं। अब हम इसको फार्मूला में इंसर्ट करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। हमने फार्मूला में इंसर्ट कर दिया, डी डी की वैल्यू $1 आ गई, प्लस 9.5 माइनस 10 डिवाइड बाई हम प्रीवियस ईयर प्राइस कर देंगे विच इज 10। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.05 आया, और उसको मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो 5% हमारे पास रिटर्न जनरेट हो गया। ये किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में हमने कैलकुलेट करना है। तो करंट ईयर का डिविडेंड हमें, करंट ईयर का रिटर्न कितना है, 5% है। अब ओवर द टाइम पीरियड हमने देखना है कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो रिस्क इज बेसिकली दी वेरिएशन इन द डाटा, कि हमने कितनी वेरिएशन आएगी। ठीक है, हमने फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें 5% रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो उसमें कितनी परसेंट नेक्स्ट ईयर में वेरिएशन आ जाएगी, वो हमारा कहाँ से पता चलेगा, हमें रिस्क से पता चलेगा कि उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो बेसिकली अगर हम इसकी रिस्क की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमें क्या बता रहे हैं जी, द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड। तो अगर हमें 5% रिटर्न मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर ये कितने परसेंट चांसेस है, या इसमें कितना ऊपर नीचे हो सकता है, कितनी वेरिएबिलिटी हो सकती है। तो सिंपली हम जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स में हम वेरिएशन कैलकुलेट किससे करते होते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन से करते होते हैं कैलकुलेट। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, सेम हमने स्टैटिस्टिक्स में यूज करते थे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अनबाइस्ड एस्टिमेटर का फार्मूला क्या था हमारा, कि हम एक्स में से एक्स बार माइनस करके उसका स्क्वायर लेते थे और उसका सम कर लेते थे और डिवाइड बाय n-1 और होल स्क्वायर रूट ले ले। तो यहाँ पे भी हमने वही काम करना है, यहाँ पे हमारा एक्स की जगह हमारे रिटर्न की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर 5 साल का हमारे पास डाटा है, 5 साल में हमने चेक करना है कि क्या डाटा में कितनी वेरिएशन रही है या कितनी वेरिएबिलिटी रही है इन आवर रिटर्न्स वैल्यू। तो वो हम इस फॉर्मूला में वैल्यू इंसर्ट करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आर क्या हो जाएगा, हमारा रिटर्न एनी रिटर्न फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर माइनस आर बार हम कर देंगे। आर बार क्या होता है, आपका एवरेज वैल्यू। तो ये बेसिकली डेविएशन होती है, डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम देयर मीन। तो उसके हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद फिर हम उसका सम कर लेंगे, और सम करने के बाद फिर हम उसको n-1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा अनबाइस्ड एस्टिमेटर आ जाता है। तो बेसिकली अगर हम इसका स्क्वायर रूट ना लें तो ये वेरिएंस होता है, स्क्वायर रूट ले ले तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो दो तरह का हम, जिस तरह से हमने पहले डिस्कशन की कि दो तरह का रिटर्न हमने कैलकुलेट करना होता है, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है और एक हमारा होता है एक्चुअल रिटर्न होता है। तो इससे हमारा एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट होता है, जो एक्चुअली डाटा हमारे पास 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल रिटर्न कितना आ रहा है। और उसको हमने फर्दर, अगर विदाउट एनी फर्दर कैलकुलेशन अगर हमने उसी को यूज करना है, डाटा को यूज करना है या उन रिजल्ट्स को यूज करना है, तो हम क्या करते कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने जो पहले क्वेश्चन किया उसका 5% रिटर्न आया और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एग्जाम्पल 3% आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि जी हमने नेक्स्ट ईयर हमें ऑन एवरेज हो सकता है हमें 5% रिटर्न आए, बट विद वेरिएशन ऑफ 3%, कि 3% उससे ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है रिटर्न कि मैक्सिमम ऑफ 8% तक हमें मिल सकता है और मिनिमम हमें 2% तक। तो वी विल गेट रिटर्न एनी इन बिटवीन 2% एंड 8% बाय इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये तो विदाउट एनी फर्दर कैलकुलेशन, अगर हमने इसी डाटा की बेस पे हमने फर्दर डिसीजन मेकिंग करनी है तो हम इस तरह से उसको कर सकते हैं। बट इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट दी फोरकास्टेड वैल्यू, अगर हमने फोरकास्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है रियल में, तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक्सपेक्टेड रिस्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो लेटर ऑफ स्टेज पे हम उसको फर्दर देखते हैं। तो अभी हम अगर उसकी एक एग्जांपल हम देखें, एक्चुअल रिटर्न और एक्चुअल रिस्क की एग्जांपल क्या है। तो एक्चुअल रिटर्न अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे सपोज किया है कि हमारे पास 5 ईयर्स की वैल्यूज गिवन है, 5 ईयर्स का टाइम पीरियड है और 5 ईयर्स के रिटर्न हमने कैलकुलेट, जो पहले फार्मूला था उसकी बेस पे हमने 5 ईयर्स के रिटर्न कैलकुलेट करना। तो एवरेज रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा, हम सारी सबको सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन हम कर देंगे। तो सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन किया, एन हमारे पास 5 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1040
ये एक्चुअल रिटर्न आ गया। और अगर हमने परसेंटेज में लेना है तो 10.4% रिटर्न हमने जनरेट किया ओवर ऑन एवरेज वी हैव जनरेटेड 10.4% रिटर्न फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर। और अगर हमने रिस्क कैलकुलेट करना है तो अगेन हमने रिस्क को उस फार्मूला में इंसर्ट करेंगे जो हमने था। तो हम क्या करेंगे, एक्स में से एवरेज वैल्यू माइनस करेंगे विच इज 0.1040। अब वो माइनस करेंगे, उसके बाद हम उसका स्क्वायर ले लेंगे, इन्हीं वैल्यूज का स्क्वायर लेने के बाद हम इसका डिवाइड बाई n-1 करेंगे। n हमारा 5 है, -1 4 हो जाएगा। तो 0.0017 डिवाइड बाई 4 हम करेंगे तो वेरियंस आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई विच इज 0.0207 एंड इन परसेंटेज इट इज 2.07%। एक्चुअल रिटर्न हमारे पास, एक्चुअल रिस्क आ गया। तो ये हमारे पास एक्चुअल रिस्क और एक्चुअल रिटर्न आ गया। तो हमने ये बड़ी सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन थी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू ही हमने इसकी सारी वर्किंग कर। अब इसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे, तो ऑन एवरेज वी हैव जनरेटेड 10.4% रिटर्न ऑन by making investment in X stocks with a variation of 2.07. And if we continue this investment, that in the next year we can receive a return from that investment which is around 8% and 12%, in between 8% and 12%. 8% कैसे आया, 10 में से 2 माइनस किया तो लोअर लिमिट आ गई, ऐड किया तो अपर लिमिट आ जाएगी। तो इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज हमें रिटर्न जनरेट होगा। और अगर हम इन कैश फ्लोज का पैटर्न या रिटर्न्स का पैटर्न अगर हम देखें तो वो भी इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज ही आ रहा है। 8% और 12.4 बनेगा, 12.47 बनेगा तो अराउंड वो 13 पॉइंट ही बन जाता है तकरीबन। 47 मीन उसको राउंड करेंगे तो 13 बन जाएगा। तो ये एक्चुअल रिस्क और एक्चुअल रिटर्न को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नाउ मूविंग टू दी एक्सपेक्टेड रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें डाटा को फोरकास्ट करना पड़ता है बाय हैविंग डिफरेंट सिनेरियोज। ये छोटा सा फॉर्मूला है। हम ये भी कह सकते हैं जी, बेस जो पास्ट एक्सपीरियंस है या पास्ट डाटा है उसके बेस पे हम कह सकते हैं जी नेक्स्ट ईयर हम डिफरेंट सिनेरियोज बिल्ड करते हैं। डिफरेंट सिनेरियोज बिल्ड हम कहते हैं जी 10% रिटर्न जनरेट होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसके कितने चांसेस हैं। 12% रिटर्न होगा, उसके कितने चांसेस हैं। 15% रिटर्न होगा, उसके कितने चांसेस हैं। 5% रिटर्न जनरेट होगा, उसके कितने परसेंट चांसेस हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटीज हमारी होती हैं उनको शॉर्टलिस्ट करती हैं, उनको प्रायोरिटाइज करती हैं, उनके अगेंस्ट उनकी पॉसिबिलिटीज असाइन करती हैं। तो हमें पता एक पूरा एक सिनेरियो बिल्ड हो जाता है, पूरा एक सिनेरियो बिल्ड हो जाता है। जब सिनेरियो बिल्ड हो जाएगा उसके बाद फिर हम क्या करते होते हैं, बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूलाज हम उसका रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अगर हमने उसका मीन कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, रिटर्न को प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करके उसको सम कर लेते हैं तो हमारा एवरेज रिटर्न आ जाता है। तो ये करनी हमने यहाँ पे भी एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन ही कैलकुलेट करनी। एक्चुअल रिस्क और एक्चुअल रिटर्न में भी हमने एवरेज ही कैलकुलेट की थी और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की थी। एवरेज रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न में हमने एवरेज कैलकुलेट की थी, यहाँ पे भी एवरेज कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न में। ठीक है, लेकिन वहां पे हमारे पास डाटा डिफरेंट था, यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला हमने फार्मूला यूज करना है क्योंकि प्रोबेबिलिटीज में हमारी वैल्यू है। और स्टैंडर्ड जो रिस्क है एक्चुअल में भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू ही कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू ही करेंगे। बट यहाँ पे हमारी चूंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे आर बार हमारा क्या है, इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ आर दैट एसेट। आर आई इज द रिटर्न फॉर द ith पॉसिबिलिटी। पी आई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिटर्न अकरिंग एंड एन इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, हमने सपोज किया कि स्टॉक ऑफ BW इज गिवन टू अस, हमें रिटर्न दे दिए हैं और उसके अगेंस्ट इसकी प्रॉपर्टी दे दी है। 5 सिनेरियोज उन्होंने बताए हैं कि 5 अल्टरनेटिव्स हैं। तो 5 अल्टरनेटिव, फर्स्ट अल्टरनेटिव है कि जी नेगेटिव रिटर्न 15% रिटर्न आने की चांसेस कितनी है, 10% है। नेगेटिव 3% आने की चांसेस कितनी है, 20% है। 9% रिटर्न आने के 40% चांसेस हैं। 21% रिटर्न आने के 20% चांसेस हैं और 33% रिटर्न आने के 10% चांसेस हैं। तो टोटल अल्टरनेटिव जितने भी होती हैं उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी याद रखें हमेशा वो 1 होती है या 100% प्रोबेबिलिटी होती है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 100। ये बेसिक प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज हमने चेक की। अब हमने अगर इसका मीन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे,
सिंपली इंडिविजुअल रिटर्न को उसकी पॉसिबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उन सबको हम एड अप कर देंगे तो 0.090 या हमारा 9% एवरेज रिटर्न आ जाएगा. दैट एवरेज रिटर्न इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड रिटर्न बिकॉज दिस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यूज या फोरकास्टेड वैल्यू. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया 9%. और अगर हम फर्दर अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रिस्क हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रिस्क. अब एक्सपेक्टेड रिस्क इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वी विल कैलकुलेट द स्क्वायर्ड डेविएशंस of the return from their mean and multiply with probabilities their respective probabilities and we will take out the square root of the sum of these squared deviations multiplied their respective probabilities. This is the very simplest definition of the standard deviation in case of expected risk. The standard deviation is sigma is the statistical measure of the variability of a distribution around its mean and it is the square root of the variance. तो अब अगर हम इसकी एग्जांपल देख अगर हम इसके डाटा देखें तो उसी तरह से डाटा हम लेंगे. हमने क्या किया हमारे पास BW कंपनी है उसके स्क्वायर डाटा हमें गिवन है रिटर्न्स का 5 अल्टरनेटिव्स और उसकी प्रोबेबिलिटीज दी हैं. सबसे पहला काम हमने क्या करना है उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है. जब एवरेज आएगी तब हम उसकी स्क्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे. तो हमने क्या करना है यहाँ पे तो जरा सिंपल कर दिया एक ही कॉलम में कर दिया. हम इनके 3 कॉलम बना लेंगे. फर्स्ट कॉलम में हमने क्या करेंगे आर में से मीन वैल्यू माइनस करते जाएंगे. फिर उससे अगले कॉलम में आर माइनस आर बार जो किया होगा उसका स्क्वायर ले लेंगे. फिर उसके अगले कॉलम में हमने काम करेंगे जो स्क्वायर्ड वैल्यूज होंगे उसके अगेंस्ट जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी दी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनली हमारी लास्ट कॉलम प्रिपेयर हो जाएगा और एंड में हम उसको सम कर देंगे. तो ये सम कर लिया उन्होंने. सम हमारे पास क्या आ गया 0.01728 हमारे पास सम आ गया. तो ये हमारा क्या आती है ये वैल्यू वेरिएंस की वैल्यू होती है. अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए. तो अगर हम देखें तो फार्मूला में हम इंसर्ट किया इसका स्क्वायर रूट अगर हमने लिया तो ये 0.1315 आ गया. और परसेंटेज में अगर हम देखें तो ये 13.15% इसकी वैल्यू है 13.15%. इट मीन्स कि अगर यही वाली एग्जांपल अगर हमने तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना 9% विद वेरिएशन ऑफ 13.15% उसकी रिस्क है उसमें. इसका मतलब क्या है कि 13.1.5% इससे ज्यादा भी रिटर्न जनरेट हो सकता है इससे कम भी रिटर्न इससे कम भी रिटर्न जनरेट हो सकता है. कि 9 में अगर 13.15 ऐड करें तो ये 21.15 तक मैक्सिमम रिटर्न जनरेट हो सकता है. अगर इसमें से माइनस करें तो ये -4.15 तक रिटर्न जनरेट हो सकता है. तो इसका मतलब है इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमें कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल दे दी गई है जिस तरह से एक्चुअल रिस्क और एक्चुअल रिटर्न की एग्जांपल थी. तो यहाँ पे हमें और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास 5 अल्टरनेटिव्स हैं और हर अल्टरनेटिव्स की जो रिटर्न्स है और उनकी प्रोबेबिलिटीज है वो हमें दे दी गई. ठीक है तो ये हमें दे दी गई है. अब अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिस्क कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे. एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरह से कैलकुलेट करते होती हैं तो एवरेज रिटर्न होता है हम सिंपली रिटर्न्स को प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी उसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है 10% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 20% है. 12% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25% रिटर्न चांसेस है. 8% रिटर्न जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 10% है. और 9% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 15% है. और 13% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 30% है. तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो वो हमारा 100% ही आना चाहिए. ठीक है तो वो हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. जिस तरह अगर हम देखें 20 प्लस 25 45 प्लस 10 55 प्लस 15 70 प्लस 30 100 पूरा हमारे पास बन गया. ठीक हो गया. तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा आपका इनका प्रोडक्ट आ जाएगा रिटर्न्स और प्रोबेबिलिटीज का. ठीक है और उनको सबको हम ऐड अप करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फिर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा एवरेज वैल्यू आ जाएगी 0.1105 की हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया. एंड इफ वी मल्टीप्लाई इट विद 100 देन वी कैन गेट द रिटर्न इन परसेंटेज टर्म्स which is 11.05%. Which is the expected return. 11.05% is the expected return from that investment.
अब इसके अगेंस्ट हमें रिस्क कितना फेस करना पड़ रहा है या कितनी इसमें वेरिएशन होगी, तो उसके लिए हमें हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो रिटर्न है उसमें से उसकी मीन वैल्यू 0.1105 वो माइनस करते जाएंगे, ये वाली वैल्यू थी। तो इन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, रिटर्न 0.10 माइनस हम कर देंगे 0.1105, तो ये माइनस 0.105 आ जाएगा। इस तरह 0.12 उसमें से ये वाले माइनस कर देंगे 0.1105, तो ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से सारी इंडिविजुअल वैल्यू में से मीन वैल्यू विच इज 11.05 ये माइनस करते जाएंगे, ये एक्स में से मीन आ जाएगा। फिर हम इन्हीं वैल्यूज का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर्ड डेविएशन आ जाएगा। फिर इन वैल्यूज को जो स्क्वायर डेविएशन आई है, इसको प्रोबेबिलिटी जो इसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली वैल्यू है 0.000115 है और 025 है, इसको अगर हम 0.2000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने इन सबको सम कर लेंगे, सम करने के बाद ये हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। सम करने के बाद अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो क्या आ जाता है आपका 0.0177 स्क्वायर रूट आता है। और अगर हम इसका मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज में आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिस्क आ जाएगा। ये बेसिकली एक्सपेक्टेड रिस्क है। तो 1.77% इज द एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 11.5% और एक्सपेक्टेड रिस्क कितना है 1.77% इसका एक्सपेक्टेड रिस्क है। इट मींस कि इसका रिस्क फैक्टर बहुत कम है। तो जनरली स्पीकिंग जो रिस्क अवर्स होते हैं ना इन्वेस्टर्स, तो वो देखते होते हैं रिस्क फैक्टर को देखते होते हैं कि रिस्क फैक्टर जिसमें कम हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर। जो रिस्क सीकर्स होती हैं वो रिटर्न को देखते होती हैं कि जिसमें रिटर्न ज्यादा हो, तो जाहिर बात है जब रिटर्न ज्यादा हो गया तो उसका रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होगा, रिस्क भी ज्यादा होगा। वो तो हमने स्टार्ट में ही हमने देखा कि रिस्क और रिटर्न का क्या रिलेशनशिप होता है, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। तो रिस्क जो सीकर्स होती हैं वो रिस्क फैक्टर को देखते हैं कि वो वाली इन्वेस्टमेंट करती हैं जिसमें रिस्क कम से कम हो। और रिस्क जो रिस्क अवर्स होती हैं इन्वेस्टर्स, वो रिस्क फैक्टर को देखती हैं। और जो रिस्क सीकर्स होते हैं या रिस्क टेकर्स होती हैं वो रिटर्न को फोकस करते हैं कि रिटर्न ज्यादा आना चाहिए। लेकिन ज्यादा रिटर्न के साथ ज्यादा रिस्क भी होता है। अब रिटर्न ज्यादा होगा तो जब लॉस होगा तो लॉस भी ज्यादा होगा। दोनों साइडें होती हैं, तो वो दोनों चीजें देख के फिर अपना डिसाइड हम करते होते हैं कि हमें कौन सा ज्यादा सूटेबल कर। तो ये था हमारे पास एक्चुअल रिस्क और एक्चुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न की हमारी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले जब भी हमने हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हम देखते होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो हम डेफिनेटली हम अपनी जब प्लानिंग फेज में होती हैं तो हम एक्सपेक्टेड रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न की वैल्यूएशन करते हैं। हम वो वाली कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें इसमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आने के चांस हैं और उसकी कितना रिस्क फैक्टर में होगा। फिर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देती हैं कुछ अर्से के बाद फिर हम उसकी कंपैरिजन करना है कि जो हमने फोरकास्ट किया था whether we have achieved the desired results or not। तो उन डिजायर्ड रिजल्ट्स को कंपैरिजन करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअल रिस्क और एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। फिर अगर तो हमारे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्लोज क्लोज आए, इट मींस दैट आवर एस्टिमेट्स आर एफिशिएंट। हमने जो एस्टिमेट किए थे अप्रोक्सीमेटली वही वही रिजल्ट जनरेट हुए। लेकिन अगर हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, इट मीन्स कि हमारी जो एज पर एक्सपेक्टेशंस हमारी रिटर्न जनरेट नहीं, एज पर एक्सपेक्टेशन हमने रिजल्ट रिजल्ट जनरेट, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि क्यों नहीं हुए। हो सकता है हमारी फोरकास्टिंग ठीक ना हो, कोई ना कोई गड़बड़ हुई हो सकता है ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनकी वजह से हमारा हुआ हो, जो क्वालिटेटिव साइड्स हैं उनकी वजह से हुआ हो, या क्वांटिटेटिव साइड्स हो। कॉल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, एक्सचेंज रेट रिस्क फैक्टर हो सकता है, इन्फ्लेशन रिस्क फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हमारे एज पर एक्सपेक्टेशन हमारे रिजल्ट्स जनरेट नहीं हुए। तो एनी हाउ इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स इन एडवांस कोर्सेज we will talk about in detail about the further the concepts of risk and return, like we will also discuss about the portfolio risk and return. This is all about our today's discussion. यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, if you have any question, you are open to ask. You just make a comment in this video. I will try to answer all these answers in due time. Or you can also write an email to me. Thank you so much.
Have a good day.